رسول پاک کی نظر کرم نے آج عشرت رسول پاک کی نظر کرم نے آج مدت سے تھا جو خالی وہ کاسا بدل دیا مدت سے تھا جو خالی وہ کاسا بدل دیا ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا ذکر رسول پاک نے Item number 2, Mr. Shaukat Fayaz Ahmed Tareen, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 2021-22. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، تحریک انصاف حکومت کا یہ تیسرا بجٹ اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. وزیر اعظم عمران خان کی قابل اور متحرک قیادت میں ہم معیشت کے بیڑے کو کئی طوفانوں سے نکال کر ساحل تک لے آئے ہیں. مشکلات تو درپیش ہیں مگر معیشت کو مستحکم بنیاد فراہم کر دی گئی ہے. اب یہ ترقی خوشحالی کی سمت رواں دواں ہے. ورثے میں ملنے والی تباہ حال معیشت بحال کرنے اور کورونا وبا کو 3 لہروں سے آزما ہونے سمیت مگر ہم ان مشکل حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا اور استحکام کی طرف گامزن ہیں. یہ کامیابی وزیر اعظم عمران خان کی مثالی قیادت کے بغیر ممکن نہیں تھی. ہمیں کون سے حالات ورثے میں ملے؟ جناب اسپیکر، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ہمیں بہت زیادہ قرضوں کی وجہ سے دیوالیہ پن کی صورتحال کا سامنا تھا. ماضی میں شاید ہی کسی نئی آنے والی حکومت کو ایسی مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہو. یہاں ہمیں ورثے میں ملنے والی معیشت کی عام خد و خال کا مختصر تذکرہ کرنا مناسب ہوگا.
करंट अकाउंट का खसारा 20 अरब डॉलर की तारीखी तौर पर बुलंद तरीन सतह पे था। बरामद तकरीबन 56 अरब डॉलर के साथ 25 अरब डॉलर की बरामदात से 224% थी, जबकि 2012-13 में 162% थी। ज्यादा इंपोर्ट्स को ओवर वैल्यू रुपए की गैर हकीकी तौर पर बुलंद एक्सचेंज रेट के जरिए खुसूसी रियायत हासिल थी, जबकि एक्सचेंज रेट तकरीबन 5 साल तक 104 रुपए फी डॉलर पर कायम रखा गया। इस अरसे के दौरान एक्सपोर्ट में मनफी -14% की शरह से इजाफा हुआ, जबकि इंपोर्ट्स में 100% भी ज्यादा इजाफा हुआ। कर्जे और वजाबात जो 30 जून 2013 को 16 ट्रिलियन रुपए थे, वो 30 जून 18 तक तेजी से बढ़ते तकरीबन 30 ट्रिलियन रुपए हो गए, जिससे कर्जों में 14 ट्रिलियन रुपए या 88% का इजाफा किया गया। शरह सूद को भी मसनूई तौर पर कम रखा गया और तमाम कर्जे स्टेट बैंक के लिए ना कि कमर्शियल बैंक से लिए, जिसकी वजह से मालियाती और कर्जे की मंडी में शदीद अदम तवाज़ुन पैदा हुआ। स्टेट बैंक से कर्जों का हजम 7 ट्रिलियन रुपए की खतरनाक सतह पर पहुंच गया। बजट खसारा जीडीपी का 6.6% था, जो कि गुज़श्ता 5 सालों में सबसे ज्यादा था। बैरूनी ज़र मुबादला के ज़खायर बड़ी हद तक कर्ज लेकर बढ़ाए गए थे, जो जून 2013 में 6 अरब डॉलर थे और 2016 की आखिर बढ़ते हुए 20 अरब डॉलर हो गए, मगर फिर मुस्लिम लीग की आखिरी 2 सालों में तेजी से कम होकर जून 18 की आखिर तक सिर्फ 10 बिलियन डॉलर रह गए। इस दौर में बैरूनी कर्जों में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। 485 अरब रुपए का भारी बर्तन गर्दिशी कर्जा अदा करने के बावजूद 1.2 ट्रिलियन रुपए का गर्दिशी कर्जा दोबारा जमा हो गया और ये बोझ भी हमारे ऊपर लाद दिया गया। जनाब स्पीकर, ये इस तबाही की दास्तान है जिसका मलबा साफ करने और तामीर नौ की जिम्मेदारी हमारे सर पे आन पड़ी। इस पस मंजर के बावजूद 5.5% शरई माशी शरह का नमू का ढोल पीटा गया। जरा सोचिए, बिलाज सोचे समझे कर्जे लेकर, शरह मुबादला को ओवर वैल्यू रखकर, शरह सूद को कम रखकर, स्टेट बैंक से बेतहाशा कर्जे लेकर रेत का घर तामीर करना कितना महंगा पड़ा। ये सब अफाल ऐसे हैं जिसे कोई अखराजात तो करे मगर बिल अदा न करे। ये सब अदायगियां हमें करनी पड़ी, वरना मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। जनाब, जब हुकूमत ने जिम्मेदारी संभाली तो ये चैलेंजेस दरपेश थे। हम पर दास्तान माजी को कोसने के लिए नहीं सुना रहे, बल्कि हकीकी मंजर सामने रखने और अपनी कारकर्दगी को नापने के लिए बेंचमार्क के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। जनाब स्पीकर, मेरा असूल है कब्रिस्तान में खड़े होकर मुर्दों को खोलने से बेहतर है कि बाहर निकला जाए और कौम को रोशनी की तरफ ले जाया जाए। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों के सिलसिले में डिफॉल्ट से बचना और मईशत का इस्तेकाम बख्शना था। अगरचे कोरोना वबा से पैदा शुदा बहरान की वजह से मईशत को मुस्तहकम करने में वक्त लगा, मगर इसके बावजूद हमने ये दोनों मकासद हासिल किए। जनाब स्पीकर, वजीर आज़म इमरान खान की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से नहीं हिचकिचाती। ये मुश्किल फैसले लेने के बगैर मायूस कुन सूरत हाल से निकलना मुश्किल था। दर्ज झैल इक़दामात मईशत को इस्तेकाम बचने में मदद मिली। 20 अरब डॉलर के करंट अकाउंट खसारे को अप्रैल 2021 के आखिर तक तकरीबन 800 मिलियन डॉलर का सरप्लस में तब्दील किया गया। प्राइमरी डेफिसिट जो कि 3.6% था, उसको 1% तक लेके आया गया। अखराजात में कफायत शारी और आमदन में खातिर ख्वाह इजाफा करने की पॉलिसी अपनाई गई।
ان اقدامات پر عمل کرتے ہوئے ہم نے نہ صرف سماجی شعبے کی ترقی کے لیے مختص کی گئی رقوم میں اضافہ کیا بلکہ اساس پروگرام کے تحت نقد امداد میں بھی اضافہ کیا۔ جناب اسپیکر، ہم استحکام سے معاشی نمو کی طرف گامزن ہوئے ہیں۔ خاصی کاوش کے بعد حکومت آخر کار معیشت کو استحکام بخشنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس عمل میں کووڈ-19 کی عالمی وبا کی وجہ سے 1 سال سے زائد کی تاخیر ہوئی۔ پاکستان کو وبا کی 2 اضافی لہروں کا سامنا کرنا پڑا، مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پاکستان وبا کے بھیانک اثرات سے بچ گیا اور معاشی بحالی اور نمو کے حصول کا سفر جاری رکھا، اور اب ایسے وقت میں گروتھ کلب میں داخل ہو گئے ہیں۔ معاشی ترقی میں اضافے کی شرح تقریباً ہر شعبے میں ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی تفصیل میں ابھی دے دیتا ہوں۔ زراعت کے شعبے میں تاریخی کارکردگی کا حصول ہوا ہے۔ کووڈ-19 اور ٹڈی دل کے شدید حملے کے باعث فصلوں کا شعبہ گزشتہ سال کے باعث کارکردگی دکھانے میں خاصا پیچھے رہا۔ اس سال سوائے کپاس کے جو وائرس اور کیڑے مکوڑوں کے حملے کی وجہ سے متاثر ہوئی تھی، تمام دیگر فصلیں مثلاً گندم، چاول، گنے اور مکئی کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے فصلوں کے شعبے کی کارکردگی غیر معمولی رہی۔ صنعت کی کارکردگی بھی غیر معمولی رہی۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی شرح نمو ایک عرصے سے بھی زیادہ عرصے کے بعد دیکھنے میں آئی۔ اس شعبے کی کارکردگی میں تقریباً 9% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے گزشتہ برس اس شعبے میں نمو نفی 10% تھی۔ زراعت اور صنعت کے شعبات کی نمو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خدمات یعنی سروسز، جس میں موصولات، ٹرانسپورٹ، بینکنگ، فائنانس، سرمایہ مارکیٹ، انشورنس، تھوک اور پرچون تجارت وغیرہ شعبات بھی ہیں، انہوں نے نمایاں گروتھ دکھائی۔ اس شعبات میں بہتری سے غربت میں کمی آئی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ جناب اسپیکر، ہم عالمی وبا کووڈ-19 کے بھیانک اثرات کو روکنے میں کامیاب رہے۔ اگرچہ مارچ سے مئی کے دوران ہمیں اس کی تیسری لہر سے بھی واسطہ پڑا، یہ تیسری لہر کئی لحاظ سے پہلی 2 سے زیادہ شدید تھی۔ ہم نے بڑے پیمانے پر کاروبار کی بندش سے اعتراض کیا، اسپتالوں کی گنجائش اور صلاحیت میں توسیع کی، اسپتالوں کو آلات اور ادویات کی فراہمی اور بہتری کے ساتھ ساتھ لوگوں میں حفاظتی تدابیر پہ رضاکارانہ عمل درآمد بڑھانے کے لیے وسیع پیمانے پر آگاہی مہم چلائی۔ ماضی کی طرح ہم نے متاثرہ طبقات کے لیے نقد امداد کے پروگراموں کے ذریعے مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ کم آمدنی والے طبقات کی آمدنی میں سطح میں گزشتہ سال کے دوران اضافے کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، جس میں نمایاں یہ ہیں: احساس پروگرام کے ذریعے مسلسل دوسرے سال آبادی کے 40% سے زیادہ لوگوں کو نقد امداد کے ذریعے 12 ملین گھرانوں کی مدد کی گئی، جو کہ وبا کے برے اثرات سے ازالہ کیا جا سکے۔ پہلے سال میں 15 ملین خاندانوں کو امداد دی گئی۔ ترسیلات زر کی تاریخی سطح: بیرونی طبقات آنے والے لوگوں کی اکثریت کا تعلق کم آمدنی والے طبقات سے ہے، جس کی وجہ اس آمدنی کے لوگوں کی اشیاء کی خرید و فروخت قوت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس سال جو ہے $29 بلین پہ پہنچے گی، اور یہ سب اوورسیز پاکستانی کا عمران خان کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے۔ ہم فصلوں کے پیداوار میں تاریخی اضافے سے کسانوں کو 3,100 ارب روپے کی آمدنی ہوئی، جبکہ اس کے مقابلے میں گزشتہ سال 2,300 ارب روپے تھی، جس سے آمدنی میں 32% اضافہ ہوا۔ اس آمدنی کا زیادہ حصہ کم آمدنی والے کسانوں کو حاصل ہوا، جن کی زرعی زمین 12.5 ایکڑ سے کم ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے شعبے میں نمو سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ اس شعبے کی نمو کے حجم میں سے لوگوں کو
छिने हुए रोजगार कोविड-19 से कबल की सतह पर बहाली की निशानदेही हो रही है, बल्कि रोजगार में मजीद इजाफा हुआ है, क्योंकि गुज़श्ता एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में इस ग्रोथ की नज़ीर नहीं मिलती। खिदमात के शोबे की नमू में इजाफा खास तौर पे ई कामर्स और दीगर फिनटेक एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन खरीदारों में बेहतरी, रोजगार के मौके में मजीद इजाफे की अक्कास है। कोविड-19 के बावजूद गुज़श्ता एक साल में फी कस आमदनी में 15% इजाफा हुआ है। जिससे ये जाहिर हो रहा है कि लोगों की आमदनी की सतह में इजाफा हुआ है। टैक्स वसूलियों में शानदार इजाफा। वो लोग जो माशी शरह नमू में इजाफे को शक की निगाह से देखते हैं, जब इनसे कहा जाता है कि वो टैक्स वसूलियों में 18% की ज़बरदस्त ग्रोथ के पीछे की वजह वजाहत करें, तो इनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। टैक्स वसूली में बेहतरी की बुनियादी वजह दौरान साल मईशत में गैर मामूली कारकर्दगी है। मुल्क में टैक्सों की वसूली 4000 अरब रुपए की नफसियाती हद पूरी कर चुकी है। ऐसा चीज जबर या रिफंड को रोक कर रखने की वजह से नहीं हुआ। बहरहाल हमने रिफंड की अदायगी में भी पिछले साल से 75% ज़्यादा पैसे दिए हैं। बरामदात अब मादी के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। गलत एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी एक्सपोर्ट में नुमायां कमी हुई। इस साल एक्सपोर्ट में शानदार नमू देखने में आई, जिसमें 14% का इजाफा हुआ। बरामदाती शोबे की दी जाने वाली रिबेट्स, ड्यूटी ड्रॉबैक्स और यूटिलिटीज़ में सब्सिडी जैसे इक़दाम शामिल हैं। अदायगियों की तवाज़ुन में इस्तेकाम। करंट अकाउंट खसारा 18 में हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, इस पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ये काफ़ी मिकदार में गल्ला और ग़ज़ाई अशिया इंपोर्ट करने के बावजूद सरप्लस हो गया है। ग़ज़ाई अशिया दरामद करने की ज़रूरत 2019 की वजह से फसलें मुतासर होने की बना पर पड़ी। समुंदर पार पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के बैरूनी खातों में बेहतरी लाने में अहम किरदार अदा किया, जिससे इनका वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद ज़ाहिर होता है। इस वक्त इनमें रेमिटेंसेज में 25% जो है रिकॉर्ड इजाफा हुआ है और वो 29 बिलियन तक पहुँच गए हैं। बैरूनी ज़र मुबादला के नाजुक सूरत हाल न सिर्फ मुस्तकम हुई है, बल्कि इसमें बेहतरी और इजाफा हुआ है। 16 अरब डॉलर के सरकारी जो रिजर्व्स हैं वो 3 महीने से ज़्यादा की इंपोर्ट के लिए काफ़ी हैं। इस मद में न सिर्फ रुपए की कीमत में डिप्रिसिएशन रोकने में मदद मिली है, बल्कि रुपए की कदर में खातिर खा इजाफा हुआ है, जो कि अब 155 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रुपए की कदर में ये काफ़ी नुमायां इजाफा है। जनाब स्पीकर, हमें महंगाई के दबाव का सामना है, जिसकी वजह से कम आमदनी वाले तबकात की माशी हालत मुतासर हुई। ताम ये बात तस्लीम की जानी चाहिए कि ज़्यादातर महंगाई खुराक की अशिया की महंगा होने की वजह से है, जिसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा दरामद करने की वजह से महंगाई की जद में है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान अब एक फूड डेफिसिट मुल्क बन गया है। ये पिछले 15-20 साल की जो हमने इस पर तवज्जो नहीं दी, ये उसकी वजह है। जब मैं और अहम अनाज, चीनी, खुर्द तेल और दालें इंपोर्ट करते हैं, आजकल आलमी सतह पर अशाए खुद नोशी की कीमतों में दहाई की बुलंद तरीन सतह पे हैं। गुज़श्ता एक साल से खाम तेल की कीमतों में 180% इजाफा हुआ, जबकि मुल्की सतह पर हमने इसकी कीमतें सिर्फ 45% इजाफे के लिए महदूद की हैं। आलमी मार्केटों में गंदम की कीमत में 27% इजाफा हुआ। गंदम की कीमत में इजाफे की वजह यह है कि हमें मुल्क की तकरीबन 1/4 ज़रूरियात पूरा करने के लिए गंदम दरामद करना पड़ी, क्योंकि इसकी गुज़श्ता फसल तबाह हो गई थी। चीनी की कीमत में बैनुल-अक़वामी सतह पे 56% इजाफा हुआ, मगर मुल्क की सतह पर यह सिर्फ 18% महंगी हुई।
हमें चीनी की कीमत जाके रोकने के लिए दरामद का सहारा लेना पड़ा। खुर्दनी तेल की कीमतों में भी बैनुल-अक़वामी मार्केटों में 76% का इजाफा, जबकि मुकामी मार्केट में इसकी कीमत सिर्फ 21% हो गई। हमें अपने मुल्क को फूड सफिशिएंट बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब है हमें ज़राअत पर तवज्जो देनी पड़ेगी। इसलिए आप देखेंगे कि अगले साल हम इस शोबे में बहुत ज़्यादा इंसेंटिव देंगे ताकि पैदावार बढ़े और हम फूड इंपोर्ट न करें। हमें ज़राअत के शोबे में कमोडिटी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, फार्म टू मार्केट रोड बनानी पड़ेंगी ताकि किसान आटी के चंगल से निकल सके और होल सेल मार्केट में जाके अपने अजनास को बेच सके। इस वक्त किसान और होल सेल मार्केट में मार्जिन कई 100% है। हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मैकेनिज्म फिर से लाने पड़ेंगे जो कि मुशर्रफ दौर में हटा दिए गए थे। सरकारी कर्जे में अब कमी आना शुरू हो गई है। कर्जों की हिजम में बहुत ज़्यादा इजाफा कोविड-19 के लिए माशी पैकेज और उसकी टैक्स वसूली पर असरात की वजह से पब्लिक डेट में इजाफा हुआ, जो कि 2015 से बढ़ता चला आ रहा है। जनाब स्पीकर, 2021-22 की बजट हिकमत अमली इस बात का ऐलान करके मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ कि अब मईशत के इस्लाम का मरला काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया है। बजट 2021-22 में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का हसूल हमारा महवर हो गया है। अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो हम इस बजट में जो इक़दाम कर रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा होगा। माजी की तरह जनाब स्पीकर, माजी की तरह अपने कमज़ोर तबके को ट्रिकल डाउन इफेक्ट के रहमो कमरम से नहीं छोड़ेंगे। 74 सालों से हमारा माशी तौर पर कमज़ोर तबका अपनी माशी खुशहाली को तरसता रहा है, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इस तक पहुंचता ही नहीं था। क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस तक कामयाब होता है जब माशी तरक्की 20 से 30 साल तक जारी रहती है, और ये हमारी माशी तारीख में कभी भी नहीं हुआ। हमारी कभी गरीब आवाम की ख्वाब अधूरे रह गए। जनाब स्पीकर, वज़ीर आज़म इमरान खान तारीख का रुख मोड़ना चाहते हैं। हम अगले साल से ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अलावा अपने निचले तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा, और ट्रैक्टर और मशीन की इमदाद के लिए 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। इन सब घरानों को लो कॉस्ट हाउसिंग की मद में 20 लाख रुपए तक सस्ते कर्जे दिए जाएंगे ताकि अपने लिए वो घर बना सकें। ये हर घराने को सेहत कार्ड फराहम किया जाएगा और हर घराने के पर तो मुफ्त टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाएगी। जनाब स्पीकर, ये अमल से हम गरीब आवाम को एक मुकम्मल पैकेज देंगे, जिसका नारा तो बहुत लीडरों ने लगाया लेकिन दिया कुछ नहीं। लेकिन अब इमरान खान ने रियासत मदीना का जो वादा किया है ये उसका एक लाजमी तकाजा है। हमारे आबादी का 65% हिस्सा 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। अगर हम उन्हें रोज़गार फराहम नहीं कर सके और इसकी तरक्की के इक़दाम ना किए तो हम अहम कौमी सरमाए को ज़िया कर देंगे। लिहाजा हम अगले 2-3 साल में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं, जिससे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और वो खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकेंगे। अगले 2-3 साल में 6-7% ग्रोथ करने के जो इक़दाम हम ले रहे हैं वो मुंदरजा झेल हैं। ज़राअत, जनाब स्पीकर, सूबों के तावन से हम ज़राई पैदावार में इजाफा और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए एक जामे ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान तरतीब दिया गया है। इंडस्ट्री एंड बरामदात में इजाफा दायियों के तबादले के मुसलसल जारी बहरान से निकालने और बार बार IMF प्रोग्राम की तरफ जाने से बचने के लिए नहायत अहम है। इस बजट में हम
سارے سیکٹر میں کافی مراحت کا اعلان کر رہے ہیں. مزید برآں سیپک کے تحت اسپیشل اکنامک زون کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں صنعتیں منتقل کی جائیں گی, روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں گے اور برآمدات میں اضافہ ممکن ہو سکے گا. تیسرا, ہاؤسنگ اینڈ کنسٹرکشن. اس وقت پاکستان میں کم از کم 1 کروڑ رہائشی مکانات کی کمی ہے. وزیر اعظم کی ہاؤسنگ اور تعمیرات پیکج سے اس شعبے میں بہت سی معاشی سرگرمیاں اور شعبے سے وابستہ صنعتوں کو فروغ ملا ہے. حکومت اس پروگرام کے فروغ کے لیے درجہ ذیل اقدامات اٹھا رہی ہے. اس سلسلے میں پالیسی سازی اور اس کے نفاذ میں مجموعی ربط کے لیے نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی قائم کی گئی ہے. اس اقدام کے تحت ہاؤسنگ اسکیموں کے لیے ٹیکسوں میں رعایت کا ایک پیکج خاص طور پہ واضح کیا گیا ہے. اس کے علاوہ حکومت کم آمدنی والے گھروں کو اب گھر بنانے میں مدد کے لیے 3 لاکھ روپے کی سبسڈی دے رہی ہے. پاکستان میں پہلی بار مارگیج فنانسنگ شروع کی گئی ہے. فور کلوجر لا کو نافذ کیا گیا ہے اور مارکیٹ کو مناسب کر دیا گیا ہے. تمام صوبائی حکومتیں اس اقدام میں معاونت کے غرض سے اراضی کا تعاون, ہاؤسنگ پروجیکٹس کا آغاز اور نجی شعبے کے ہاؤسنگ اسکیموں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہیں. بینک لوگوں کو رقوم کی فراہمی کے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. اب پروگرام کے لیے بینکوں کو 100 ارب روپے کی فراہمی کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں, جس سے 70 ارب روپے کے لوگوں کو فراہمی کی منظوری دی گئی ہے اور ادائیگی شروع ہو چکی ہے. جناب اسپیکر, کمزور طبقات کی امداد کے لیے احساس پروگرام. سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت کا بڑا اقدام احساس پروگرام کا آغاز تھا, جس کے تحت 1 درجن سے زیادہ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے, جس کے درج ذیل اقدامات کیے جا رہے ہیں. کیش ٹرانسفر, کامیاب جوان, بلا سود قرضے, نیوٹریشن, تحفظ, آمدن, چھوٹے کاروبار کے آغاز کے لیے مالی امداد, یتیم اور بے سہارا لوگوں کے لیے مالی امداد, لنگر, غربا کے لیے کھانے کی فراہمی, فوڈ کارٹ, راشن کی تقسیم, ٹھیلا, کھانے اور دیگر اشیاء کی فروخت کے لیے نئی طرز کے ٹھیلے. 2021-22 کے بجٹ میں احساس پروگرام کے لیے 260 ارب روپے تجویز کیے گئے ہیں. اب تک اس مقصد کے لیے رکھی گئی سب سے زیادہ رقم ہے. توانائی شعبے میں اصلاحات. چند عام اقدامات جو ہم نے اب تک اٹھائے ہیں وہ یہ ہے: گردشی قرضے کو کم اور پھر ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی, پرائیویٹ پاور پروڈیوسر کے تعاون سے گردشی قرضے کی ریسٹرکچرنگ, بجلی کی زیادہ کھپت ہونے والی صنعتوں کے لیے مراحت, لائن لاسز کم کرنے کی بجلی کی ترسیل اور تقسیم کے عمل میں ضروری سرمایہ کاری, بجلی کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے الیکٹرک وہیکل پالیسی کا اعلان, مجموعی لاگت کم کرنے کے لیے ہائیڈرو اور رینیویبل انرجی کے ذریعے سستی بجلی کی پیداوار کا حصول. اگلے 2 سالوں میں ہم اس سیکٹر کے تمام مسائل کے حل کے لیے مزید اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے. علاوہ ازیں مالیات اور بینکاری بجٹ اور قرضوں کی قابل برداشت سطح تک لانے, قیمت کے استحکام, انڈسٹری, برآمدات, پبلک سیکٹر انٹرپرائزز, نجی پالیسی, انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ملک کے اندرونی تجارت کے شعبے مختلف شعبوں کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں. ان شعبوں میں ان کا کام کو سر انجام دینے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اکنامک ایڈوائزری کونسل تشکیل دی گئی. ہم اگلے چند ہفتوں میں اس حوالے سے منصوبہ جات پیش کریں گے. جناب اسپیکر, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام. یہ بجٹ ترقیاتی بجٹ ہے. یہ ترقی کا پیش خامہ ثابت ہوگا. میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم ترقیاتی بجٹ کو 630 ارب روپے سے بڑھا کے 900 ارب روپے کر رہے ہیں. ترقیاتی بجٹ میں تقریباً 40% سے زیادہ کا اضافہ ہے. رواں سال
PSDP सेहत के शोबे को तक़वियत के लिए हमारी तरक्याती तरजीहात ये हैं: खुराक और पानी की दस्तयाबी, तवानाई का तहफ़्फ़ुज़, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी, CPEC की इम्प्लीमेंटेशन में पेशरफ्त, स्पेशल इकनॉमिक जोन की तामीर और ऑपरेशन, पायदार तरक्की हदाफ HGDGs जिसको आप कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ इक़दामात, टेक्नोलॉजी की मदद से इल्म में पेशरफ्त, इलाकों के बयान के माबैन पाए जाने फ़र्क का तदारक, और ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जनाब स्पीकर, ये तरजीहात मुताद अंदाज़े से वाज़ह की गई हैं और इससे माशी तरक्की की फ़रोग़ के साथ साथ बेरोज़गारी और गुर्बत में कमी लाने में मदद मिलेगी। PSDP के ज़िम्मे हमारा विजन सादा है, हम ज़्यादा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करेंगे जिससे लोगों की दूध-ए-बाश में बेहतरी आएगी और इन मंसूबों को जल्द शफाफ अंदाज से और बदअनवानी से पाक माहौल में पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। जनाब स्पीकर, अब मैं 21-22 में PSDP के अहम पहलुओं का तज़किरा करना चाहता हूँ। फूड सिक्योरिटी, हमारी हुकूमत ज़राई शोबे की तरक्की को इंतहाई अहमियत देती है। इस साल गंदम, गन्ने, चावल की पैदावार में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, ताहम इस शोबे में बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत मौजूद है। इस वजह से वफाकी हुकूमत ने नेशनल एग्रीकल्चर एमरजेंसी प्रोग्राम का ऐलान किया है जिसका मकसद ज़राई और लाइव स्टॉक के शोबे के जदीद खतूत पर तरक्की करनी है। इसके तहत मवेशी, माहीगीरी, कपाशी के शोबे बात का अहाता किया जाएगा। अगले साल हमने ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आबी तहफ़्फ़ुज़, जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तेजी से पानी की कमी का शिकार हो रहा है। वज़ीर आज़म पानी के ज़ख़ीरा गाहों में छोटे, दरमियाने और बड़े डैम की तामीर के ख्वाह हैं ताकि मुस्तक़बिल में हमारी पानी की ज़रूरत पूरी की जा सके, और इसमें इन्होंने ये नहीं सोचा कि 2 साल में क्या ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा। इन्होंने अगले 5-10 साल के बारे में मनसूबाबंदी की है। ये होता है एक विजनरी का शान। 3 बड़े डैम दासू, द्यामीर, भाषा, मोहम्मद के तामीर बजट में हमारी तरजीह होगी। हमारे मकासद इन मंसूबों के वक्त पर तकमील पे हैं। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। पानी बनाने के मंसूबे के अलावा इस शोबे के बड़े प्रोजेक्ट ज़ेर ज़ैल हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पहले मरहले के लिए 57 अरब रुपए रखे गए हैं। द्यामीर भाषा डैम के लिए 23 अरब रुपए रखे गए हैं। मोहम्मद डैम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। नीलम झेलम हाइड्रो पावर के लिए 14 अरब रुपए के हैं। जनाब स्पीकर, CPEC ये हुकूमत की तेजी से तामीर के लिए पुरअज़म है। अब तक 13 अरब डॉलर की मालियत के 17 बड़े मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। 21 अरब डॉलर की मालियत से मज़ीद 21 प्रोजेक्ट जारी हैं। इसके अलावा स्ट्रेटिजिक नौयत के 26 प्रोजेक्ट मनसूबा बंदी के मराहल में हैं जिसकी मालियत 28 अरब डॉलर है। जनाब स्पीकर, नॉर्थ साउथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए ML1 एक अहम मनसूबा है जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इसे 3 पैकेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। पैकेज 1 का आगाज़ मार्च 2020 में शुरू हो चुका है, जबकि पैकेज 2 का आगाज़ जुलाई 2021 में होगा और पैकेज 3 का आगाज़ जुलाई 2022 में होगा। जनाब स्पीकर, इस वक्त मुल्क में बिजली की पैदावारी गुंजाइश फाजिल है, मगर हम सारी की सारी बिजली के एंड यूज़र तक तफसील करने के काबिल नहीं। लिहाजा हमारी सरमायाकारी तरजीहात में इस बात को यकीनी की तरफ होगी कि हम इस चैलेंज पर पूरा उतरने के काबिल हों। इस मकसद के लिए हमने बजट में 118 अरब रुपए रखे हैं। इस बजट में हमारी तरजीहात ये होंगी: इस्लामाबाद वेस्ट और लाहौर नॉर्थ के 1000 kVA ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए 7.5 अरब रुपया, दासू और
2160 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए 8.5 अरब रुपए, सुक्की किनारी कोहाला महाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली पैदा के लिए 5.5 अरब रुपए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइंस हैदराबाद सक्कर के लिए 12 अरब रुपए। ताहम हम इसके साथ साथ पहले से शुरू किए बिजली पैदा करने वाले उन शोबों की तकमील में भी ये सरमाया करते रहेंगे। इसमें जाम शोरों में कोयले की मदद से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में K1, K2 मंसूबे और करबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 5वीं तोसी के लिए 16.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। जनाब स्पीकर, मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान तरक्की के फ़र्क को दूर करना इस हुकूमत की अवलीन काविश है। हुकूमत ने पसमानदा इलाकों की तरक्की यकीनी बनाने के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज शुरू किए हैं ताकि उन्हें मुल्क के दीगर तरक्की याफ्ता इलाकों के बराबर लाया जाए। ये पैकेज गैर तरक्की याफ्ता इलाकों में गरीबों की ज़िंदगी में बेहतर लाने के लिए वज़ीर आज़म की विजन के अक्स है। इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। 100 अरब ये एक बहुत ही बड़ी रकम है। इन पैकेजेस में दर्ज झेल मंसूबे शामिल हैं। जनूबी बलोचिस्तान की तरक्याती प्लान, ये इस तरह नहीं, ये अपने लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुला लो, ये अपने लेडीज एमिनेंस को इस तरह बुलाओ प्लीज। ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से तमाम मेंबर अपने हिस्से में रहें। सार्जेंट एट आर्म इसको हटा दे, यहाँ से उसको हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज, इनको इस साइड से हटा दे। सार्जेंट एट आर्म प्लीज हटा दे इनको, इस अपना इलाके से हटा दे जी प्लीज। जी, ये पैकेज 601 अरब रुपए की लागत से 199 मंसूबों की फंडिंग पर मुश्तमिल है। हम बजट में इसके लिए 20 अरब रुपए रख रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDB में 98 अरब रुपए दे रही है, जबकि सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए का और सुप्रीम कोर्ट फंड तमाम वेब से रिक्वेस्ट है कि आप अपने मेंबरान अपने इलाके अपने सीट पे रहें। वेब से रिक्वेस्ट है कि अपने मेंबरान अपनी सीट पे रखवाएं। नालों, दरियाओं, सड़कों की तामीर, मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट और वाटर सप्लाई की सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। गिलगित बल्तिस्तान सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट, ये प्लान 162 अरब रुपए की लागत से 29 प्रोजेक्ट्स पर मुश्तमिल है। इस बजट में इसके लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। सिंध के 14 से जायद अजला के लिए तरक्याती मंसूबे, इस प्लान के तहत 444 अरब रुपए की लागत से 107 मंसूबों की तकमील की जाएगी। इन स्कीमों के जरिए मुख्तलिफ इलाकों के कनेक्टिविटी, बिजली की सप्लाई, आला तालीम की फरहमी, स्किल्स की बेहतरी, नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की सहूलियात और इलाके में ज़रूरी शोबे के बढ़ती हुई तलब को पूरा करने के लिए आबी वसाइल की तामीर हमारा नस्बुल ऐन है। इस साल बजट में इस मकसद से 19.5 अरब रुपया रखा गया है। पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के नए जमशुदा अजला की तरक्की को खास अहमियत देती है। वो अगले माली साल के बजट में इन अजला की तरक्की के लिए 54 अरब रुपए रखे गए हैं। इसमें से 30 अरब रुपए 10 साला तरक्याती प्लान के हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत तरक्की के अमल में निजी शोबे की शमूलियत की अहमियत को तस्लीम करती है। चूँकि हम शफाफ और अकाउंटेबल हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं, लिहाजा कौमी मनसूबे में मुख्तलिफ सरमायाकार खासी दिलचस्पी रखते हैं।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पास मुख्तलिफ मराइल में 50 प्रोजेक्ट मौजूद हैं, जिनकी मजमूई लागत तकरीबन 2000 अरब रुपए है। इसमें रेलवे, सड़कें, लॉजिस्टिक्स, साइंस और टेक्नोलॉजी, पानी, एविएशन और सेहत वगैरह के मंसूबे शामिल हैं। सियालकोट ता खारियां, सक्कर ता हैदराबाद मोटरवे पर काम 233 अरब रुपए की बजट के साथ रिकॉर्ड टाइम में शुरू कर दिया गया है। 710 अरब रुपए के मजीद 6 प्रोजेक्ट्स पे मैडम आप ये ना करें प्लीज। साल 21-22 में शुरू होगा। हुकूमत इन मंसूबों की तकमील के लिए 61 अरब रुपए वायबिलिटी गैप फंड की मदद में अदा करेगी। मौसमियाती तब्दीली का चैलेंज। जनाब स्पीकर, अगरचे पाकिस्तान में कार्बन का इखराज कम है, मगर इसे उन 10 ममालिक में से एक गिना जाता है जो मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। इस हुकूमत ने बिलियन ट्री सुनामी के नाम से एक खुसूसी मंसूबा शुरू कर रखा है। बजट 21-22 में हम अहम मंसूबे के लिए 14 अरब रुपए मुख्तस कर रहे हैं। समाजी शोबा। जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान समाजी शोबे तरक्की को बहुत तरजीह देते हैं। सेहत, तालीम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का हसूल, मौसमियाती तब्दीली और इसमें चंद अहम शोबाजात हैं। हम इस मकसद के लिए PhD की मद में 118 अरब रुपए के फंड मुख्तस कर रहे हैं। बजट 2021-22 के नुमाया खदोखाल। जनाब स्पीकर, बजट 21-22 के नुमाया खदोखाल कुछ यूं है। ग्रोस रेवेन्यू का तखमीना 7,909 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में 2020-21 के लिए नजरसानी शुदा तखमीना 6,395 अरब रुपए था। ये गुज़श्ता साल के नजरसानी शुदा मुहासिल के तखमीने के मुकाबले में मजमूई मुहासिल में 24% का खातिर खा इजाफा है। FBR मुहासिल में 24% के इजाफे के साथ 4,691 अरब रुपए से बढ़कर 5,829 अरब रुपए का इजाफा मुतबक्के है। मैं अपनी तकरीर का हिस्सा 2 में टैक्स पॉलिसी की वजाहत पेश करूंगा और बताऊंगा कि हम ये हदफ कैसे हासिल करेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू की 22% तक बढ़ने की तवक्को है। वफाकी टैक्सों में सूबे का हिस्सा गुज़श्ता साल 2,704 अरब रुपए से बढ़कर 3,411 अरब रुपए रहेगा। इसका मतलब ये है जनाब स्पीकर कि नजरसानी शुदा तखमीने की जात के मुकाबले में 707 अरब रुपए या 25% इजाफी रकूम सूबों को फराहम की जाएगी। इसकी वजह से सूबे तरक्की, सेहत, तालीम, बहबूद आबादी, नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की, खेलों, मजदूरों के फलाह वगैरह जैसे समाजी शोबों वसाइल खर्च करने में काबिल होंगे। सूबे की ट्रांसफ़र करने के बाद नेट वफाकी महासिल का तखमीना 4,497 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में गुज़श्ता साल ये जो नेट रेवेन्यू था वो 3,691 अरब रुपए था। इससे नेट वफाकी महासिल में 22% का इजाफा की अक्कासी होती है। वफाकी अखराजात 8,497 अरब रुपए हैं, जबकि इसके मुकाबले में 2021 के नजरसानी शुदा अखराजात 7,341 अरब रुपए थे। इन अदाद शुमार से वफाकी अखराजात में 15% का इजाफा ज़ाहिर हो रहा है। रवां
अखराजात का तखमीना 6,561 रुपये से बढ़कर 7,523 अरब रहने की तवक्को है, जिससे रवां अखराजात में 14% का इजाफा ज़ाहिर हो रहा है। रवां अखराजात में सूद की अदायगी में कोविड-19 पर एक बार अखराजात को निकाल कर रवां अखराजात में सिर्फ 12% का इजाफा मुतवक्के है। सब्सिडीज़ का तखमीना 682 अरब रुपये लगाया गया है, जिनमें नज़रसानी शुदा तखमीना जात के मुताबिक 430 अरब रुपये का इजाफा हुआ। इसमें इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर को की जाने वाली अदायगियाँ, टैरिफ फ़र्क के बना पर दी जाने वाली सब्सिडी और खुराक की अशिया पर दी जाने वाली एहसास प्रोग्राम के मुख्तस रकूम, जिसमें पाकिस्तान बैन माल और पॉवर्टी एलिविएशन के मुख्तस रकूम शामिल हैं। जैसा कि मैं पहले गोश्त गुजार कर चुका हूँ, वफाकी तरक्कीयाती बजट 630 अरब से बढ़ के 900 अरब हो जाएगा। साल रवां 21-22 का मजमूई बजट खसारा 6.3% रहने की तवक्को है, जबकि इस मुकाबले में रवां साल की नज़रसानी तखमीना शात के मुताबिक 7.1% है। प्राइमरी डेफिसिट का हदफ 0.7% है, जो कि रवां साल के 1.2% लगाया गया है। प्राइमरी डेफिसिट का ये हदफ मुकर्रर करके हमारी हुकूमत 3 सालों में प्राइमरी डेफिसिट में 3.2% की कुल कमी लाने में कामयाब हो गई है, जो कि 1918-19 में 3.8% था। जनाब स्पीकर, हमारी अगले साल की अहम अखराजाती तरजीहात हस्ब झेल है। वैक्सीनेशन अपने लोगों को कोविड से महफूज रखने के लिए $1.1 बिलियन वैक्सीन की दरामद पर खर्च किए जाएंगे। ये इब्तदाई हदफ जून 2022 तक 10 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, वज़ीर आज़म की यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम में सूबों के तावन से मज़ीद वुसअत लाई जाएगी। चंद साल कबल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से शुरू किए जाने वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले तबके की जिंदगी को बदल के रख दिया है, जो अब मशहूर सरकारी या निजी अस्पतालों से मुफ्त इलाज की खिदमात हासिल कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में आपकी तवज्जो देना चाहता हूं। SME सपोर्ट प्रोग्राम। SMEs को कारोबार में शराकत शेयर में बिला जमानत कब्जों की फराहमी के लिए बहुत सी स्कीमें तजवीज़ की गई हैं, जिसके लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके बारे में मैं पहले जिक्र किया, उसमें 10 अरब रुपए रखे गए हैं। एंटी रेप फंड में वज़ीर आज़म की तरफ से खुसूसी हदायत पर 100 अरब रुपए रखे गए हैं। आला तालीम, रवां बजट की HEC को 66 अरब रुपए की रकम मुहैया करने की तजवीज़ है और तरक्याती बजट के लिए 44 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। बाद अज़ां इसमें 15 अरब रुपए का इजाफा कर दिया जाएगा। एक्सपोर्ट सेक्टर की सपोर्ट फंड के शोबे में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सपोर्ट फराहम करने का अमल जारी रखा जाएगा। सरकारी इदारों की मद में PIA, स्टील मिल वगैरह को 20 और 16 अरब रुपए की माली इमदाद दी जाएगी। खुसूसी इलाकों के लिए इमदाद। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लिए बजट में रकूम 54 अरब रुपए से बढ़ाकर 60 अरब रुपए कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान के लिए बजट 32
रुपए से बढ़ा के 47 अरब रुपए की तजवीज़ है। मजीद बरा सिंध को 12 अरब रुपए की खसूसी ग्रांट, बलूचिस्तान को इनकी NFC के अलावा मजीद 10 अरब रुपए फराम किए जाएंगे। मरदमशुमारी 2022 में नई मरदमशुमारी के लिए 5 अरब रुपए की रकम वफाकी हिस्से के तौर पर तजवीज़ की जाती है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, मकामी हुकूमतों के इंतखाबात के इनेकाद के लिए 5 अरब रुपए की रकम रखी गई है। जनाब स्पीकर, कोविड-19 एमरजेंसी फंड से मुतल्लिका अमूर के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, वसाइल बिलखसूस टैक्स रेवेन्यू को मोबिलाइज करना हमारी मुआशी पॉलिसी में टेक्सटाइल हमारी मुआशी पॉलिसी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। टैक्स रजीम को रिस्ट्रक्चर करना और टैक्स इंतजाम फाल करना हमारे बुनियादी असूल में शामिल है। हमारे टैक्स निज़ाम पर एतमाद की कमी की वजह से इक़दामात वक्त की अहम ज़रूरत है। FBR में प्रपोज टैक्स पॉलिसी नए टैक्स गुज़ारों की निशानदेही के बाद टैक्स नेट में इजाफा, टैक्स इस्तिस्ना और मराद से मुतालिक शक्कों का ग्रेजुअल खात्मा, टैक्स शरह में कमी पर जोर देगी। हम टैक्स गुज़ारों का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे ताकि उनकी वाजिबुल अदा टैक्स पर मज़ीद कोई बोझ ना डाला जाए। हमारी टैक्स पॉलिसी नीचे दिए गए असूलों पर मबनी होगी। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे, जिसका मतलब ये है कि हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर FBR को भेजेगा। अगर FBR के पास इसके खिलाफ कोई मुसद्दका मालूमात ना हो, ये गोशवारे में दर्ज हैं, तो तमाम गोशवारे असेसमेंट ऑर्डर समझे जाएंगे। बसूरत दीगर गोशवारे की ऑडिट में भेजा जाएगा जो थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। खुश सेल्फ असेसमेंट के तहत गोशवारों का ऑडिट के लिए सिर्फ ऑटोमेटेड बेस सिलेक्शन प्रोसीजर के जरिए इंतखाब किया जाएगा। ई ऑडिट सिस्टम के तहत ऑडिट से बाहर से ऑडिटर्स का इंतखाब किया जाएगा। ऑडिट बहुत संजीदगी से किया जाएगा और जानबूझकर छुपाई गई मालूमात या टैक्स चोरी को एक जुर्माना एक्ट तस्वर होगी। टैक्स गुजारों को हरासा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आमदनी पर टैक्स और अखराजात पर टैक्स जमा करने के लिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट होंगे। हम टैक्स मशीनरी को टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ, टैक्स नेट में शामिल ना होने वालों के खिलाफ मज़ीद मुहतरक करेंगे। हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे ताकि नए टैक्स गुज़ारों की निशानदेही हो सके और इलेक्ट्रॉनिक राब्ते के ज़रिए उन तक पहुँचेंगे ताकि इंसानी अमल दखल का खात्मा हो। प्रोग्रेसिविटी एंड टैक्सेशन को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी। अमीरों को कहा जाएगा कि वो अपने हिस्से का वाजिबुल अदा टैक्स अदा करें। ताकतवर प्रोफेशन को मिलने वाली टैक्स छूटों का खात्मा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ट्रैक एंड ट्रेस के निज़ाम को इब्तदाई तौर पर 4 सनतों के लिए शुरू किया जाएगा, लेकिन बाद में तमाम सनती और तजारती सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जाएगा। हमारी हिकमत अमली का बुनियादी जुज़ GST नेट में इजाफा करना है। इस सिलसिले में हम तमाम रिटेल और होलसेल ट्रांजैक्शन को टैक्स नेट में शामिल करेंगे जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अदायगी के निज़ाम से मुंसलिक हो चुके हैं। इस सिलसिले में हम ताजरों के FBR के पॉइंट ऑफ सेल निज़ाम से मुंसलिक होने के लिए मदद करेंगे।
हम कस्टम्स के हर माह हम कस्टमर के लिए हर माह कुरानंदाजी के बाद सेल्स टैक्स रिसीट पर इनामात तकसीम करेंगे। हमने FBR में खसूसी सेल बनाया है जिसमें रिटेल कारोबार से मुंसलिक माहिरीन FBR के काबिल अफसरान शामिल हैं जो कि इस प्लान पर अमल दरामद कराएंगे। पाकिस्तान सिंगल विंडो प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है। इस इकदाम से इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट की क्लियरेंस सिंगल पोर्टल के जरिए मुमकिन होगी जिससे कार्गो क्लियरेंस जल्द अज जल्द मुमकिन होगी। सर्विसेज पर सेल्स टैक्स में हम आहंगी लाने के लिए सूबों के साथ मुशावरत के बाद अमली इकदाम उठाए जा रहे हैं। हम टैक्स निज़ाम को मज़ीद सादा बनाने के लिए सादा टैक्स रिटर्न फॉर्म और नए टैक्स कोड और कवानीन के लिए लेके आ रहे हैं। अब मैं टैक्स से मुतल्लिक़ फाइनेंस बिल में की गई तजावीज़ का ऐलान करूंगा। सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में मंदरजा झैल इक़दामात उठाए जा रहे हैं। घरेलू सनत और सालाना टर्नओवर में इजाफा, छोटे कारोबारी मईशत की रीढ़ की हड्डी रखते हैं, इसकी रखते हैं जो कि न सिर्फ बढ़ती हुई आबादी का रोज़गार में वाकिफ़ करते हैं और ज़रिया रोज़गार फराहम करते हैं बल्कि माशी नमू भी परवान चढ़ाता है। छोटे कारोबार को सहूलत देने के लिए सालाना टर्नओवर टैक्स की जो सीलिंग है उसको 10 मिलियन रुपए से बढ़ा के 10 मिलियन रुपया कर दिया गया है जो इस वक्त सिर्फ 3 मिलियन है और इसके ऊपर टैक्सेस में भी छूट होगी। जनाब स्पीकर, मकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मकामी तौर पर बनाई जाने वाली कारों की बढ़ती हुई कीमतें कम आमदन घरानों के लिए परेशानी का बायस हैं। इसके लिए मकामी तौर पर बनाए जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। इसके अलावा इनके सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। IT की खिदमात के बरामदात के लिए 0 रेटिंग की इजाज़त, IT और IT पर इंसार करने वाली खिदमात की बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए ICT टैक्स ऑर्डिनेंस 201 में तब्दीली करते हुए इनकी खिदमात को 0 रेटिंग की सहूलत फराहम की जा रही है। बिजली की गाड़ियों के फ़रोग़ के लिए टैक्स तरगीबात, हुकूमत पाकिस्तान बिजली चलने वाली गाड़ियों के इस्तेमाल में मैन्युफैक्चरिंग की हौसला अफजाई कर रही है। इस मकसद के लिए बहुत ज़्यादा टैक्स मरात और टैक्स छूट तजवीज़ की जा रही हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की मुकामी मैन्युफैक्चरिंग के लिए CKD किट्स की दरामद पर टैक्स की छूट, मुकामी तौर पर की गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह में 17% से 1% तक कमी, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों और CKD किट्स की दरामद पर वैल्यू एडिशन टैक्स की छूट और 4 पहियों वाली इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, मुल्क में खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन कायम किए जा रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जोन में सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लांट, मशीनरी, साजो सामान और खाम माल की दरामद पे टैक्स छूट की तजवीज़ है। ज़राई इजनास की ज़ख़ीरा गोदामों की छूट, ज़राई मुल्क होने के बावजूद फूड सिक्योरिटी को कायम रखना हमारी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। दही इलाकों में किसानों को गल्ला स्टोरेज की सहूलत देने और अशिया की शेल्फ लाइफ को बेहतर करने के लिए ये तजवीज़ है कि मुकामी तौर पर तैयार किए गए गोदामों को टैक्स छूट दे दी जाएगी। ये इक़दाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़राई तरक्याती मनसूबे की विजन के ऐन मुताबिक है। टेलीकॉम खिदमात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में छूट, अवाम को रिलीफ और कारोबार में सहूलत देने के लिए
ٹیلی مواصلات پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرح میں 17% سے 16% کمی کی تجویز. مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ پر فیٹ کی چھوٹ. بینکوں کی طرف سے پوائنٹ آف سیل کی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ پہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی چھوٹ دی جا رہی ہے. اور ٹیئر 1 ریٹیلر کی خریداری میں کسٹمز کے لیے ایک پرائز اسکیم کا اعلان کر رہے ہیں جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں. ہمارے خیال میں اس حکومت کا ایک بہت بڑا یہ جو ہمارا سٹیپ ہے جس سے ٹیئر 1 ریٹیلرز کا خیال پیش کرنا اور ان کو ایف بی آر کے ساتھ منسلک کرنا، اس سلسلے میں ہمیں حوصلہ افزا نتائج آلریڈی ہو چکے ہیں. اور جب ہم اس کو 5 لاکھ مرچنٹس تک جائیں گے تو ہمارے خیال میں اس میں ٹیکسوں میں کافی اضافہ ہوگا. انکم ٹیکس. اب میں انکم ٹیکس سے متعلقہ تجاویز پیش کرتا ہوں. ٹیکس اتھارٹیز کے ثوابدیدی اختیارات میں کمی. انکم ٹیکس اتھارٹیز کی ثوابدیدی اختیار میں کمی کی تجویز ہے. ٹیکس حکام ٹیکس آڈٹ کے لیے منتخب نہ ہونے والے کیسز تو بھی انکوائری کر سکتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں تجویز ہے یہ انکوائری کے اس اختیار کو ختم کر دیا جائے گا. تجویز ہے کہ شو کاز نوٹس کے انجام دہی کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے اس کو 120 دن کر دیا جائے گا. تجویز ہے کسٹم کے ایڈوانس ٹیکس انداز کو رد کرنے کا اختیار ختم کر دیا جائے گا. تھرڈ پارٹی آڈٹ. ٹیکس حکام آڈٹ انکوائری کرنے کے بعد بہت سے اختیارات استعمال کرتے ہیں جس سے کاروباری لاگت زیادہ ہوتی ہے اور کاروبار ترقی نہیں کر سکتا. اس ثوابدیدی اختیارات کی غلط استعمال کو روکنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایف بی آر کے بجائے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا. اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آٹومیٹڈ ایشوئنس آف ریفنڈ ہونا چاہیے. ریفنڈ ایک مسئلہ ہے، ہم اس کو بالکل آٹومیٹ کر دیں گے. پھر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن. قانونی چارہ گوئی تنازعات کی کمی کے لیے تنازعات کے حل کے مطابق متبادل کمیٹیوں کو موجود کرنے کی تجویز ہے. اور تجویز یہ ہے کہ اے ڈی آر سی کے دائرہ کار کو وسیع کیا جائے اور ان میں وہ کیسز شامل کیے جائیں جس میں مجرمانہ کارروائی شامل ہو. کمیٹی کی تشکیل لیے درکار وقت 60 دن سے کم کر کے 30 دن کر دیا گیا. کیسز کا فیصلہ کرنے میں سفارشات جو ہیں مرتب کرنے کے لیے درکار 120 ایام سے کم کر کے 60 دن کر دیا گیا. ود ہولڈنگ ٹیکس 40% کمی. ماضی میں ڈائریکٹ ٹیکسز کے اس انڈائریکٹ طریقے سے اکٹھا کرنے کا رجحان ہو رہا ہے. یہ صرف لوگوں پر بے جا بوجھ ڈالتا ہے بلکہ معیشت کی ڈاکومنٹیشن کی کمپلائنس میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. اس وقت ہم تعمیلی لاگت کرنے والے ٹیکس نظام کو سہل بنانے کے لیے پرعزم ہیں. ڈاکومنٹڈ سیکٹر 38 مختلف قانونی شکلوں کے تحت ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کرتا ہے. تجویز ہے 12 ود ہولڈنگ ٹیکس شکوں کو ختم کر دیا جائے. اس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں اور یہ بڑا امپورٹنٹ سیکشن ہے جناب اسپیکر. کون سی چیزوں کو ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس ہٹا رہے ہیں؟ بینکنگ ٹرانزیکشن، پاکستان اسٹاک ایکسچینج، مارجن فائنینسنگ، ایئر ٹریول سروسز، ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بین الاقوامی ٹرانزیکشن، معدنیات کی دریافت، موبائل فون کے استعمال پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح میں کمی. موبائل سروسز موجودہ ود ہولڈنگ ٹیکس شرح 12.5% ہے. عام شہری پر بوجھ کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے اگلے مالی سال کے لیے اس شرح کو کم کر کے 10% کر دیا جائے گا اور اس کے بعد اس کو 8% کر دیا جائے گا. مختلف سروسز پر ٹیکس کی شرح میں کمی. مختلف سروسز میں منافع کا مارجن کم ہے اور عائد ود ہولڈنگ ٹیکس بہت زیادہ ہے جس سے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تجویز ہے کہ آئل فیلڈ سروسز، ویئر ہاؤسنگ سروسز، کولیٹرل مینجمنٹ سروسز، سیکیورٹی سروسز،
اور ٹریول اینڈ ٹورزم سروسز پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح کو 8% سے کم کر کے 3% کر دیا جائے گا. ڈسپوزل آف سیکورٹیز پر کیپٹل گین ٹیکس جو ہمارے اسٹاک مارکیٹ کے لوگ دیتے ہیں اس میں کمی. کووڈ-19 کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ بری طرح متاثر ہوئی. اس سے 2 سال میں اسٹاک مارکیٹ کو ملنے والی مشکلات کو کم کرنے کے لیے تجویز ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس کی شرح کو 15% سے کم کر کے 12.5% کر دیا جائے گا اور اس ریٹ کو آنے والے سالوں میں ہم اور بھی نیچے لے کے جائیں گے. مختلف اداروں کو ٹیکس سے غیر مشروط چھوٹ قانون کے تحت مختلف اداروں کو مشروط اور غیر مشروط چھوٹ حاصل ہے. تجویز ہے کہ انسان دوست NGOs وغیرہ کو غیر مشروط چھوٹ دی جائے گی اور اس کی ایک لسٹ ہے جو کہ آپ اپنی بکس میں دیکھیں گے. ایک اور امپورٹنٹ چیز جناب اسپیکر، انکم ٹیکس آرڈیننس میں ٹرن اوور بنیاد متبادل ٹیکس کم از کم ٹیکس کے بارے میں لکھا ہے. 3 طرح کی تجاویز شامل کی ہیں. افراد اور ایسوسیشن آف پرسن کے لیے ٹرن اوور ٹیکس کی بنیاد پر کم از کم ٹیکس کو 10 ملین سے بڑھا کر 100 ملین کیا جا رہا ہے. عمومی ٹیکس شرح کو 1.5% سے کم کر کے 1.25% کیا جا رہا ہے، جس میں ہر آنے والے سال میں مزید کمی کی جائے گی. مخصوص سیکٹر جیسے FMCG اور ریفائنریز کے ریٹیلرز کے لیے ٹیکس شرح میں کمی کی جا رہی ہے. بعض درآمدات کے لیے ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا، کتابوں، رسالوں، زرعی آلات 850 cc تک کی کاروں کے CBU کی ود ہولڈنگ ٹیکس سے استثنا دیا جا رہا ہے. اب میں انکم ٹیکس اسٹریم لائن کرنے کی اقدامات پیش کرتا ہوں. بلاک ٹیکسیشن میں کمی. پیچیدہ ٹیکس نظام کو سادہ بنانے کے لیے تجویز ہے کہ پراپرٹی ٹیکس پر بلاک ٹیکسیشن ختم کر دیا جائے. تجویز ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی فروخت اور سود سے حاصل ہونے والی آمدنی پر کیپٹل گین کے الگ بلاک ٹیکس کے دائرہ کار کو محدود کر دیا جائے سوائے محدود رقم کے. پوائنٹ آف سیل مشینوں کے لیے ٹیکس کریڈٹ، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو اس کے اوپر بات کر چکا ہوں، اور ہم 5 لاکھ مشینیں لگائیں گے جس سے ہمارے ٹیکس میں بہت اضافہ ہوگا. تھوک فروش اور پرچون فروش پر کم شرح ود ہولڈنگ ٹیکس دائرہ کار کو معیشت کے دوسرے سیکٹر میں بھی پھیلایا جا رہا ہے. تھوک فروش اور پرچون فروش کو مزید سہولت دینے کے لیے افراد ایسوسیشن آف پرسن کے منیمم ٹیکس کی سطح کو 100 ملین تک بڑھانے کی تجویز ہے. یہ بھی تجویز ہے کہ ود ہولڈنگ اور ٹرن اوور ٹیکس کو کم شرح کے دوسرے سیکٹرز کے ان افراد پہ بھی لاگو کیا جائے جو انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ایکٹیو ٹیکس پیئر لسٹ میں موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا
जी प्लीज। टैक्स कवानीन की अदब तामील एक बहुत बड़ी रुकावट है। मुल्क भर में टैक्स तामील कल्चर का फ़रोग देने के लिए ये तजवीज़ है कि कानून के तहत तजवीज़ करदा सज़ाओं को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया जाए। SMEs के लिए फिक्स टैक्स स्कीम। किसी मुल्क की तरक्की का दारोमदार उसकी सनत से वाबस्ता है। छोटे दरमियाने दर्जे के मैन्युफैक्चरर्स को आगे लाने के लिए स्पेशल टैक्स रजीम की तजवीज़ है। उन पर टैक्स अदायगियाँ मुख्तलिफ कैटेगरीज़ की बुनियाद पर हैं। वो SMEs जिनका टर्नओवर 100 मिलियन रुपए तक है, उनको टर्नओवर के 0.25% शरह के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा, या फिर कब टैक्स आमदनी का 7.5% टैक्स अदा करना होगा। SMEs जिनका टर्नओवर 100 मिलियन से ज़्यादा है और 250 मिलियन रुपए तक है को अपने टर्नओवर का 1.5% शरह के हिसाब से टैक्स अदा करना होगा, या काबिल टैक्स आमदनी का 15% का तजवीज़ है। एक सफ़े का सादा टैक्स गोशवारा मुतारिफ किया जाए। सर्विसेज की आमदनी बरामद। सर्विसेज तमाम सर्विस वसूलियात जो बैंकिंग चैनल के ज़रिए पाकिस्तान भेजी जाएँ, उस पर हतमी टैक्स रजीम के तहत 1% की कम शरह पर टैक्स आयद किया जाए और उनसे किसी भी किस्म का सवाल उठाने की इजाज़त ना होगी। पाकिस्तान में IT सेक्टर के लिए रिलीफ, IT और IT से मुतल्लिका सर्विस की एक्सपोर्ट को 100% टैक्स क्रेडिट के दायरे कार में लाया गया है। टैक्स क्रेडिट के लागू होने की शर्त में नरमी लाई गई है और टैक्स अथॉरिटीज़ के सवाबदीदी इख्तियार को कम करने की तजवीज़ है। डेटा स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज को शामिल करके इन सर्विसेज के दायरे कार को वसी करने की तजवीज़ है। स्पेशल इकनॉमिक जोन। स्पेशल इकनॉमिक जोन CPEC का एक बुनियादी प्रोजेक्ट है। इनको टैक्स से मुस्तस्ना रखा गया था। हम कानून के तहत इसके टर्नओवर पर भी जो टैक्स था उसको ख़त्म कर रहे हैं। ये तजवीज़ है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन पर टैक्स साल 21 से कम टैक्स में छूट दी जाएगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटीज़। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी की तश्कील प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इसका बड़ा इक़दाम है। इनका एक बड़ा इक़दाम है जद्दत टेक्नोलॉजी और कारोबार के फ़रोग के लिए ख़ुसूसी टैक्स मराहत की तजवीज़ है, जिसमें मंदरजा झेल शामिल हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी जोन डेवलपर्स और जोन एंटरप्राइजेस के लिए 10 साल टैक्स की छूट। कैपिटल गुड्स के दरामद पर टैक्स छूट। जोन एंटरप्राइजेस में सरमायाकारी से प्राइवेट फंड से हासिल करदा आमदनी के मुनाफे पर टैक्स छूट। मुस्तकबिल की कमोडिटी मार्केट्स, वेयर हाउसिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, कोलैटरल मैनेजमेंट सर्विसेज पर शराय टैक्स 8% कम करके 3% करने की तजवीज़ है और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पर वेयर हाउस इलेक्ट्रॉनिक रिसीट पर भी विदाउटिंग टैक्स की छूट की तजवीज़ है। टेली कम्युनिकेशन। हुकूमत पाकिस्तान की तामील करदा टैक्स गुजार को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने में पुरअज़म है ताकि आम आदमी पर बोझ कम हो। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क को वसी करने और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए तजवीज़ है कि टेलीकॉम सेक्टर को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का दर्जा दे दिया जाए। कस्टम्स। जनाब स्पीकर, इस बजट में लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री और ज़राअत की शोबे के लिए बहुत से रिलीफ इकदाम उठाए गए हैं। मवेशियों की दवा के लिए वैक्सीन को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। इस तरह पोल्ट्री के खुराक में शामिल होने वाले बहुत से अज्जा को टैरिफ से छूट दी गई है और इनको मराठी रेट्स पर काबिल दरामद बना दिया गया है। ज़राई शोबा और मुल्क के किसानों को लंबे अरसे तक गल्ला ज़ख़ीरा के लिए सहूलियात फराहम करने के लिए गोदामों को कस्टम ड्यूटी से छूट दी गई है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि 850 सीसी की गाड़ियों के CBU को ये ना करें प्लीज, से छूट देने का फैसला किया है। इसके अलावा एडवांस कस्टम ड्यूटी से स्नात दे दिया है और टैरिफ स्ट्रक्चर को मुनासिब बनाया जा रहा है। इन इक़दामात की वजह से जो हमारी लोअर मिडिल क्लास तबके को अपनी ज़ाती गाड़ी खरीदने का मौका मिलेगा।
جس سے حکومت کو میری گاڑی اسکیم کو کامیابی ملے گی. اس طرح چھوٹی گاڑیوں کی قیمت کم ہوگی اور ہمارے بہت سے اہل وطن موٹر سائیکل کے بجائے کار کی سواری کے قابل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ بجلی سے چلنے والی گاڑی کے 1 سال تک کسٹم ڈیوٹی کم کی جا رہی ہے، جس سے اس ماحول دوست گاڑیوں کے استعمال میں اضافہ ہوگا. اس طرح عالمی سطح پر موٹر سائیکل بدلتے رجحانات کے مد نظر رکھتے ہوئے مقامی طور پر تیار ہونے والی ہیوی موٹر سائیکل اور ٹریکٹرز کی مخصوص اقسام پر عائد محصولات بھی مناسب کمی کی جا رہی ہے. کووڈ-19 کے پیش نظر حکومت اپنے عام آدمی کی مشکلات سے بخوبی آگاہ ہے، اور جبکہ یہ ابھی بھی درپیش ہے، اس کے لیے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ کووڈ-19 سے متعلقہ میڈیکل سامان اور اشیاء پر چھوٹ جو کہ موجودہ حکومت سے جی چاکی دے چکی ہے، اس میں مزید 6 ماہ کی توسیع کر دی جائے گی. جناب اسپیکر، حکومت نے صنعتی افزائش کو تیز تر کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھائے ہیں تاکہ کمزور معیشت کے لیبل سے چھٹکارا حاصل کیا جائے. یہ حکومت پہلے دن سے مقامی صنعت کو ترقی دینے اور کاروباری لاگت کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. فنانس ایکٹ 1920 میں 1629 کوٹس پر ٹیرف کی شرح 0 کر دی گئی تھی، جو کہ بنیادی طور پہ مقامی صنعت میں استعمال ہونے والی خام مال پہ مشتمل تھی. فنانس ایکٹ 2020-21 میں ان اشیاء اور خام مال درآمد پر عائد 2% ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی بھی چھوڑ دی گئی تھی. ان اقدامات پر عمل درآمد سے 25 ارب روپے کی مراد و فوائد دیے جا چکے ہیں. ان اقدامات کے نتیجے میں معیشت میں بہتری ممکن ہوئی، جس کا ثبوت موجودہ GDP کے اعداد و شمار میں ہے. قومی ٹیرف پالیسی 19 سے لے کے 24 کے تحت کامرس، FBR اور فنانس ٹیرف شرح کو آسان اور ٹیرف میں موجود بے ضابطگیوں اور بگاڑ کو دور کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. تاہم مقامی صنعت برآمدات کو پرکشش مراد دی جا سکیں گی. صنعتی معیشت کو مزید تقویت دینے کے لیے رواں مالی سال میں ٹیکسٹائل سے متعلقہ اشیاء کی 164 ٹیرف ہیڈنگز پر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی اور ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ مختلف خام مٹیریل اشیاء کی 152 ٹیرف کوڈز پر بھی ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی کو ختم کر دیا گیا ہے. اسی طرح ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل سیکٹر کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے سوتی دھاگا کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کو ختم کیا گیا ہے. بعض ازاں سوتی دھاگے پر 5% کسٹم ڈیوٹی بھی ختم کر دیا گیا ہے. جناب اسپیکر، قومی ٹیرف پالیسی کی بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسٹائل، فارماسیوٹیکل، پلاسٹک، آئرن، اسٹیل اور انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو خاص طور پہ توجہ دی گئی ہے. ٹیکسٹائل سیکٹر جو کہ ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، تو خاص طور پہ توجہ کی ضرورت ہے. لہذا کاٹن ویلیو چین، پولیسٹر ویلیو چین اور مین میڈ فائبر کی ٹیرف اسٹرکچر کو کم اور قابل قبول بنایا گیا ہے، جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کا دیرینہ مطالبہ تھا. انجینئرنگ اشیاء سے منسلک مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو ریلیف دینے کے لیے فلیٹ رولڈ ایلوائے اور اسٹیل کے مصنوعات کو کسٹم ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے اور ریگولیٹری ڈیوٹی میں بھی کمی کی گئی ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے اہمیت کے پیش نظر 300 سے زائد ایکٹیو فارماسیوٹیکل اجزاء کو کسٹم ڈیوٹی سے ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے. مزید ایڈجسٹیبل سرنجز سے ڈسپوزیبل سرنجز سے منسلک انڈسٹری کو بھی کسٹم ڈیوٹی کی ادائیگی سے چھوٹ دے دی گئی ہے. تاہم ہم اس اہم میڈیکل آئٹم پر مقامی پیداوار لاگت کو کم کیا جا سکے اس کے علاوہ مصنوعی چمڑے کی انڈسٹری، بوائلر مینوفیکچرنگ انڈسٹری، لیکویفائڈ پیکیجنگ انڈسٹری اور ڈیری انڈسٹری کو بھی ٹیرف میں کافی چھوٹ اور مراد دے دی گئی ہیں. جناب اسپیکر، وزیر اعظم کی ویژن کے مطابق پاکستان کو دنیا
میں سیر و سیاحت کے لیے دوست ملک بنانے کی تکمیل میں موجودہ بجٹ میں ٹورزم سیکٹر کو خاص طور پر توجہ دی گئی ہے۔ ٹورزم سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے اور اس میں وابستہ حوصلہ افزائی کے لیے ان میں استعمال ہونے والی خام مال و اشیاء کو یا تو 0% کسٹم ڈیوٹی سلیب میں شامل کر دیا گیا ہے یا پھر ماراتی ریٹس دے دیے گئے ہیں۔ جہاں پر یہ نمایاں کرنا نہایت موزوں ہے، یہ تمام ریلیف اور مالیاتی جو اقدامات ہیں اس میں 45 ارب روپے کی نیٹ ریونیو سے زائد ہیں، جو کہ موجودہ حکومت صنعتی و معاشی ترقی کے ہدف کو سامنے رکھتے ہوئے برداشت کرے گی۔ جناب اسپیکر، موبائل فون پالیسی جو ہے اس کے اعلان کے بعد، موبائل فون ڈیوائس پالیسی کے اعلان کے بعد پاکستان کی مقامی موبائل فون بنانے کی صنعت میں بہت متاثر کن پیداوار شروع کر دی ہے۔ وہ دن دور نہیں جب پاکستان بھی موبائل فون برآمد کرنے شروع کر دے گا، جبکہ مقامی موبائل فون صنعت ابھی بھی نیسنٹ حالت میں ہے۔ اس کے لیے مقامی درآمدی جو نعم البدل ہے اس کو فروغ دینے اور بیرونی سرمایہ کاری کو رغبت دینے کے لیے موبائل فونز کی درآمدی ریگولیٹری ڈیوٹیز میں اضافہ کیا جا رہا تھا، لیکن آج کی کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس پہ پھر سے غور کیا جائے کہ پرائم منسٹر نہیں چاہتے کہ موبائل فونز پہ اور اس کی یوز پہ جو کوئی ہم زیادہ قد زن لگائیں، تو ہم اس کو پھر سے دیکھیں گے۔ حکومت اسمگلنگ کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ حکومت کو یقین ہے قانونی درآمد اور محاصل میں اضافہ محفوظ اور اسمگلنگ فری بارڈر سے براہ راست وابستہ ہے۔ پاکستان کسٹم اسمگلنگ کی لعنت کو جڑ سے پھیرنے کے لیے بھرپور کاوشیں کر رہا ہے۔ پاکستان کسٹم کو بھرپور کاوشوں کی بدولت رواں مالی سال اب 52 ارب روپے کی اسمگل شدہ ممنوع اشیاء کو ضبط کیا جا چکا ہے۔ رواں مالی سال درآمدی معیشت اور محاصل میں اضافہ انفورسمنٹ اقدامات کے مؤثر عمل درآمد کا ثبوت ہے۔ اس لیے بارڈر میننگ جیسے اقدام پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ کسٹم فارمیشنز کو مضبوط بنایا جا سکے اور ملک کے مغربی بارڈرز اور سمندری ساحلی پٹی کا محفوظ بنایا جائے۔ جہاں یہ بتانا نہایت اہم ہے کہ پاکستان سنگل ونڈو پروجیکٹ تکمیل کے بعد 74 سے زیادہ حکومتی اداروں اور پورٹ کمیونٹی کو ایک پلیٹ فارم کے ساتھ منسلک کر دے گا، جس کی صرف درآمدات اور برآمدات سہولیات دینے کی طرف ایک انقلابی قدم ہے، بلکہ پورے خطے کو تجارتی سہولیات دینے کی جانب گیم چینجر ثابت ہوگا۔ مزید سہولیات کے لیے رسک مینجمنٹ نظام کو مزید بہتر بنایا گیا ہے تاکہ گرین چینل میں 60% برآمدی کارگو کی کلیئرنس کی جا سکے، جس کی وجہ سے مقامی برآمدی صنعتوں میں استعمال ہونے والے خام مال کی ریئل ٹائم کلیئرنس ہو۔ جناب اسپیکر، ریلیف اقدامات۔ اب میں ریلیف اقدامات کا اعلان کرتا ہوں۔ جس حکومت کو ان مشکلات کا پورا ادراک ہے جس کا سرکاری ملازمین کو مہنگائی کی شرح میں اضافے کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گزشتہ برس مشکل صورتحال کے بنا پر کفایت شاری اختیار کی گئی۔ اس طرح سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں بھی کوئی بڑھائی نہیں ہو سکی۔ چونکہ معاشی حالات میں کسی قدر بہتری آئی ہے تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ اس لیے سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے مندرجہ ذیل ریلیف اقدامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ 1 جولائی 21 سے تمام وفاقی سرکاری ملازمین کو 10% اڈاک ریلیف الاؤنس دیا جائے گا۔ 1 جولائی 21 سے وفاقی حکومت کے تمام پینشنرز کی پینشن میں 10% اضافہ کیا جائے گا۔ ارلی الاؤنس میں 14,000 روپے ماہانہ سے بڑھا کر 17,500 کیا جا رہا ہے۔ گریڈ 1 سے 5 تک ملازمین کی انٹیگریٹڈ الاؤنس کو 450 روپے سے بڑھا کر 900 روپے کیا جا رہا ہے۔
कम आमदन अफराद पर महंगाई के दबाव को ख़त्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपये माहाना की जा रही है। जनाब स्पीकर, हमने ऐसा बजट पेश किया है जो उम्मीद अफजा है। इंशाअल्लाह ये बजट मुस्तहकम मुआशी कारकर्दगी की नवीद साबित होगा। हमने एक ऐसा मुआशी प्रोग्राम पेश किया है जो मुआशरे के तमाम तबकात के बहबूद का बास बनेगा। इस बजट में ज़राअत से लेकर सनत तक, खिदमात के शोबे से लेकर समाजी शोबे, मजदूरों, किसानों, खवातीन, तलबा, तालिबात, बेघर अफराद, सरकारी मुलाजमीन, नौजवानों के लिए इकदाम किए गए हैं। और तारीख में पहली बार 40 से 60 लाख गरीब घरानों को माली इमदाद मुहैया की गई है, जो माजी में अपनी ज़िंदगियों के बदलने के मुंतज़र रहते थे। अब वज़ीर आज़म इमरान खान ने उन्हें रहने के लिए ठिकाना मुहैया करके, आमदनी में इजाफा के मौके पैदा करके, सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और एक मुकम्मल पैकेज के ज़रिए डेवलपमेंट स्किल्स करके इनकी खुशहाली में इजाफा करने का फ़ैसला किया है। ये इस बजट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। मज़ीद बरां, जैसा कि मैंने अपनी तकरीर के शुरू में अर्ज़ किया, ये तरक्याती बजट है जो मुल्क की तरक्की का ज़ामिन होगा। ये मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करने के काबिल बनाने वाला बजट है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें वतन अजीज़ के मुफलिस पसमानदा तबकात का ख्याल रखा गया है। ये एक ऐसा बजट है जिसमें नौजवानों को माशरे के फ़ाल रुकन बनाने के लिए तजावीज़ शामिल की गई हैं। नौजवान वलवला अंगेज़ी से लेबर मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं ताकि वो दस्तयाब मौक़े से फ़ायदा उठा सकें। हमारी तालीम याफ्ता नौजवान चैलेंजेस से भरपूर मौक़े तलाश में रहते हैं, जिसका ज़रिया ना नई दुनिया के दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दुनिया और मसनूई ज़हानत जैसे अलूम से इस्तेफ़ादा करें के लिए हर दम तैयार हैं। इस वजह से हम बरामदात में इजाफे के लिए IT के शोबे में इन्हिसार कर रहे हैं। हमारी ज़राअत में तरक्की करने की सलाह से बिल्कुल फ़ायदा नहीं उठाया गया और ख़ास तौर पे पेरिशेबल आइटम्स की हकीकी कदर गरीब किसानों के से फ़ायदा उठाने से कबल ही ख़त्म हो जाती है। हम ज़राई शोबे में सरमायाकारी करने जा रहे हैं ताकि कोल्ड चेन स्टोरेज की सहूलियात फराहम की जाएँ और किसानों की मंडियों तक रसाई आमदनी आसान बनाई जाए। उन्हें बीजों की बेहतर क्वालिटी फराहम की जाए। अपने इन्हीं कर्ज़ों और आबी रसानी मुमकिन बनाई जाए। ज़राअत को हकीकी अहमियत इस वक्त हासिल होगी अगर हम अपने किसान को अपनी ज़ायद पैदावार एक्सपोर्ट करने के काबिल बना देंगे। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हों तो अपनी इजरास की बैनुल-अक़वामी मयार की मुताबिक कीमतें और मेहनत हासिल होगी। हम लोगों को घर फराहम कर रहे हैं ताकि मुल्क में बेघर लोग अपने घर हासिल करें। जनाब स्पीकर, हम वज़ीर आज़म की फलाई माशरे के क़याम की विजन को अमली जामा बनाने के लिए कोशां हैं, जिसका अमल मुज़ाहरा हमारे रसूल ने अपने लिए पेश किया था। मदीना की फलाई माशरे का एक ऐसा निज़ाम जो लोगों को अंधेरे से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। नहीं है उम्मीद इकबाल इस पिस्ते वेरां से, ज़रा नम हो तो मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साथी। पाकिस्तान पाइंदाबाद। Item number 3, paper to be laid before the National Assembly. Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareer, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Item number 3, please. Item number 3. ये आइटम नंबर 3 अपनी सीटों पर तशरीफ रख ले। जी, Mr. Finance, Mr. Speaker, I want to lay the papers of the budget before the National Assembly. The supplementary demand For for supplementary grants and demand for appropriation grants for the and financial year appropriate for 2021 stand laid. जी, Item number 4, introduction of bill. जी, Mr. Shaukat Fayaz Ahmad Tareer, Sir, I Minister want for to- Finance and Revenue, to move item number 4. I want to introduce the bill to give back to financial proposal of federal government for the year beginning on the first day of July 21 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021. A bill to give effect to financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2021 and to amend certain laws. The Finance Bill 2021 stand introduced. The House is adjourned to meet again on Monday,
the 14th June 2000 at 4 p.m.